सर स्वागत करते हैं आपका अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी चैनल पर। मित्रों, आज की जो क्लास है वो आपके मॉडर्न हिस्ट्री से जुड़ी हुई है। यहाँ पर हम आपको आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत जो है कुछ ऐसी पर्सनालिटीज़ को पढ़ाना चाहते हैं जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा हमने यहाँ पर उल्टा किया है। पहले हमको एंशिएंट और मिडिवल की पर्सनालिटी को पढ़ाना चाहिए था, बट कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ से पीछे की तरफ बोलेंगे। पहले मॉडर्न हिस्ट्री की पर्सनालिटीज़ को हम आपके सामने लाते हैं। जैसे कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व की चर्चा हम यहाँ करेंगे। सभी को तो चर्चा नहीं किया जा सकता है, लेकिन जहाँ तक हमें ये लगता है कि नहीं इस पर्सनालिटी को ज़रूरी है पढ़ाना, उनको तो हम डिटेल में पढ़ाएंगे। बट जो आपके ऐसे कुछ राजनेता या व्यक्तित्व हैं जिनका बड़ा कम योगदान आपके राजनीतिक इतिहास में रहा है या राष्ट्रीय आंदोलन में रहा है, उनको हम संक्षेप में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आज जिस व्यक्तित्व की चर्चा हम आपके सामने, जिस पर्सनालिटी की चर्चा आपके सामने करने जा रहे हैं, वह व्यक्तित्व है सुभाष चंद्र बोस, जो कहा जाता है कि युवाओं के रोल मॉडल हुआ करते थे। आधुनिक भारत में युवा पीढ़ी के रोल मॉडल हुआ करते थे सुभाष चंद्र बोस, और कहीं न कहीं उग्रवादी विचारधारा से जुड़े हुए भी थे। तो आज हमारी जो क्लास होगी वो मूल रूप से सुभाष चंद्र बोस, देन आफ्टर आपके अंबेडकर जी पर हम चर्चा करेंगे। तो दो व्यक्तित्व की चर्चा आज की क्लास में की जाएगी, ठीक है। तो शुरुआत हम करते हैं किससे? सुभाष चंद्र बोस से। तो सभी जितने भी हमारे डियर स्टूडेंट्स हैं वो फटाफट जो है क्लास को ज्वाइन कर लें, ठीक है, और जल्द से जल्द जो है लाइव हो जाए सभी लोग। चलिए हम शुरू करते हैं। सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस देखिए, पहले हम सुभाष चंद्र बोस की पर्सनालिटी को शुरू से लेके अंत तक हम देखेंगे और एक सीक्वेंस में देखने की कोशिश करिएगा, एक पिक्चर अपने दिमाग में बनाने की कोशिश करिएगा। यानी पूरी तरह इनकी पर्सनालिटी में समय के साथ क्या क्या चेंजेज आते गए, इनकी विचारधारा में क्या परिवर्तन आता गया राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान, उसे भी हमें बड़े गौर से क्या करना है, देखना है, ठीक है। और साथ साथ जो फैक्चुअल जानकारी होगी वो हम आपको देते जाएंगे। जितना मुझे लगेगा कि नहीं ये आपके लिए यूजफुल है, उतनी जानकारी हम आपको फैक्ट के रूप में देंगे, ठीक है। तो चलिए पहले थोड़ा सा हम इनका परिचय कर लेते हैं। तो कहा जाता है सुभाष चंद्र बोस का जन्म मित्रों 23 जनवरी 1897 को आपके उड़ीसा के कटक में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। अब कायस्थ आप जानते हैं कि श्रीवास्तव वर्तमान में लाला परिवार से होते हैं और ये कलम के सिपाही माने जाते हैं, और परिवर्तन मित्रों कहीं न कहीं कलम से ही होता है, ठीक है। तो कहा जाता है कि कायस्थ परिवार में पैदा हुए थे और यह अपने माता पिता की 14 संतानों में 9वीं संतान थे। किस क्रम की संतान थे? 9वें क्रम की ये संतान थे। और 9वें क्रम में अगर भाइयों की बात करें तो उसमें पुत्रों में 5वें पुत्र हुआ करते थे। कौन? सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तो देखिए मैं इसको लिख देता हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म है इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ। जो स्थान है, स्थान कहां? कटक। ये कटक कहां है? उड़ीसा। यानी उड़ीसा के कटक में सुभाष चंद्र बोस का क्या हुआ? जन्म हुआ, एक कायस्थ परिवार में। कैसे परिवार में? कायस्थ परिवार में मित्रों। माना जाता है कि कायस्थ परिवार जो है यह ज्ञान का पुरोधा होता है, और कहा जाता है कि भारतीय समाज में जब कायस्थ समाज का आगमन होता है तो इस कायस्थों ने सबसे बड़ा आघात अगर किसी वर्ग को पहुंचाया तो वह ब्राह्मण वर्ग था, ठीक है। कहते हैं कि किस स्मृति में? याज्ञवल्क्य के स्मृति में। याज्ञवल्क्य की स्मृति में कायस्थ शब्द का सबसे पहली बार उल्लेख आया है, यानी एज अ वर्ड एक शब्द के रूप में कायस्थ का पहली बार उल्लेख आता है याज्ञवल्क्य की स्मृति में। उसके बाद
कहते हैं ओशनम स्मृति। ओशनम स्मृति, हम इनकी उत्पत्ति को ही आपको बता देते हैं। ओशनम स्मृति में कायस्थ का एक जात के रूप में उल्लेख हुआ है, यानी कायस्थ का एक जाति के रूप में उल्लेख, कायस्थ जाति का उल्लेख आता है ओशनम स्मृति में। और कहते हैं गुप्त काल तक आते आते, इन गुप्त काल तक आते आते कायस्थ जो है ये प्रशासन में क्या हो गए, शामिल हो गए, और प्रशासन में इनको लिखा पढ़ी का काम क्या किया गया, दिया गया, यानी रेवेन्यू के हिसाब करने का काम कायस्थ माने इस जात के लोगों को दिया गया और इन्हें प्रथम कायस्थ कहा गया। तो पहली बार गुप्त काल में जाकर इन्होंने प्रशासनिक भागीदारी करना शुरू किया। अब यहां पे जब इन्होंने प्रशासन में एंट्री किया तो सबसे बड़ा आघात किस वर्ग को लगा, ब्राह्मण वर्ग को लगा। तो कहते हैं कि पूर्व मध्यकाल में कायस्थ और ब्राह्मणों में एक सामाजिक संघर्ष भी आपको दिखाई देगा। कहते हैं कि राजतरंगिणी एक ग्रंथ है जहां पर इनको न्यायाधीश के रूप में अंकित किया गया है। राजतरंगिणी में न्यायाधीश के रूप में दिखाया गया है। ठीक, यानी कहने का मेरे सिर्फ इतना मतलब है, यहां पर मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है मित्रों कि एक ऐसे परिवार में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ जिनको हम भारतीय समाज जेनेटिकली यानी एक मान्यता के तौर पर ये मानते हैं कि कायस्थों का जो बौद्धिक लेवल होता है वो कहीं न कहीं समाज के अन्य वर्गों से क्या होता है, बेहतर होता है। तो इस बौद्धिकता का परिचय इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में दिया भी, किसने, सुभाष चंद्र बोस ने। तो इनका जन्म स्थान कहाँ है, कटक, उड़ीसा। इनके पिता कौन थे, कहा जाता है कि इनके पिता जो है पेशे से क्या थे, वकील थे। यानी पहले तो इन्होंने जो प्रैक्टिस शुरू किया था ये उड़ीसा में ही शुरू किए थे। तो इनके पिता जो जानकीराम बोस थे वो पहले से क्या थे, एक वकील थे। बाद में इनका जब विवाह आपके बंगाल में हुआ दत्त परिवार में, कहा जाता है कि इनके पिता जानकीराम बोस का जो वैवाहिक संबंध था वो बंगाल के दत्त परिवार में था। इनकी माता का नाम, यानी इनके पिता की जो पत्नी थी, इनकी माँ, उनका नाम प्रभावती दत्त था। जब इनका विवाह बंगाल के इस राजशाही परिवार से यानी दत्त परिवार से हुआ तो जानकीराम बोस को बंगाल विधान परिषद का सदस्य बना दिया गया। देखिए, जो इनके पिता थे, पिता इनके थे कौन, जानकीराम बोस। जानकीराम बोस इनके पिता थे, जिनका संबंध कहां से था, उड़ीसा से। इनकी जो मां थी, माता इनकी थी प्रभावती दत्त। प्रभावती दत्त मित्रों ये कहां से थी, बंगाल से। प्रभावती दत्त कहां से थी, ये बंगाल से थी। और कहते हैं कि एक बड़े घराने से इनका संबंध था। और जब जानकीराम बोस का वैवाहिक संबंध प्रभावती दत्त से हुआ तो सामान्य रूप से ये पहले क्या थे, वकील थे। पहले ये वकील थे, बाद में ये क्या हो गए, बाद में इनको जो है विधान परिषद यानी बंगाल विधान परिषद का क्या बना दिया गया, सदस्य बना दिया गया। इनको बंगाल विधान परिषद का सदस्य बना दिया गया। भाई सीधी सी बात, ऐसा नहीं है, ये परंपरा कोई नई परंपरा नहीं है मित्रों। आज भी अगर आप देखिए तो कहीं न कहीं आपके वैवाहिक संबंधों से भी आपको सामाजिक और आर्थिक लाभ होता है। तो वह सामाजिक और आर्थिक लाभ यहाँ जानकीराम बोस ने भी कहीं न कहीं अर्जित किया और अपने इस वैवाहिक संबंध का लाभ उठाते हुए ये बंगाल के विधान परिषद के क्या बन गए, सदस्य बन गए। कहा जाता है कि इन दोनों से कुल कितनी संतान हुई, कुल जो है 14 संतान पैदा हुई। कुल कितनी संतान थी इनको, 14 संतान थी। 14 संतान में सुभाष जो है 9वीं संतान हुआ करते थे। सुभाष क्या थे, ये 9वीं संतान थे। 9वीं में पुत्रों में 5वें पुत्र थे, 5वें पुत्र थे। ठीक, इनके जो भाई थे, भाई तो वैसे इनके 5 हैं। भाई जो थे, भाइयों में सबसे ज्यादा प्रेम ये करते थे शरत चंद्र बोस से। भाइयों में सबसे अधिक प्रेम किससे करते थे, शरत चंद्र बोस। और इन्हीं शरत चंद्र बोस का बेटा यानी वो सुभाष का क्या लगेगा, भतीजा, जिसका नाम शिशिर बोस था। भतीजा शिशिर बोस, ये वही शिशिर बोस हैं जिन्होंने, ये वही भतीजा है सुभाष चंद्र बोस का जो इनको क्या किया था, स्टेशन तक पहुंचाया था और फ्रंटियर मेल पकड़ाया था जब ये अपने
कलकत्ता में जब ब्रिटिश सरकार ने इनको कैद कर दिया था सुभाष चंद्र बोस को, उस समय इनके भागने में अगर किसी ने मदद किया था तो वो इनका भतीजा शिशिर बोस ही था, जो इनको स्टेशन तक क्या किया, पहुंचाया और इनको फ्रंटियर मेल क्या किया, पकड़ाया। ठीक है, कहा जाता है ये सुभाष चंद्र बोस की जीवनी हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक बेसिक परिचय हम दे रहे हैं सुभाष चंद्र बोस का अभी आपको। तो ये भतीजा है। अब देखिए जरा से इनकी पत्नी के बारे में बात करते हैं। कहा जाता है मित्रों, इनकी पत्नी का नाम जो है, जब तक ये राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े रहे तब तक किसी को ये पता नहीं था कि सुभाष चंद्र बोस का कोई वैवाहिक संबंध है या इनकी कोई पत्नी है। ये किसी को अंदाजा भी नहीं लग पाया। ये सबसे पहली बार हमें 1997 में पता चला। कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस ने उस समय जब ये ऑस्ट्रिया में बीमार थे, इनका इलाज चल रहा था, तो ऑस्ट्रिया में बीमारी के दौरान इन्होंने एक पुस्तक लिखने का विचार किया। तो कहा जाता है कि चूंकि माध्यम इनका अंग्रेजी था और माध्यम अंग्रेजी होने के कारण इन्होंने वहां पर एक अंग्रेजी टाइपिस्ट की डिमांड किया कि ऐसा कोई अंग्रेजी टाइपिस्ट अगर हमको मिल जाता तो हम एक पुस्तक का निर्माण करना चाह रहे थे। और कहा जाता है कि जब इनके एक जान पहचान वाले ने एक अंग्रेजी टाइपिस्ट इनको दिया तो उस अंग्रेजी टाइपिस्ट का नाम था एमिलिया शेक। उसको बाद में एमिली शेकल कहा गया। देखिए उनका नाम था एमिली शेकल। कहा जाता है एमिली शेकल जो है इनकी अंग्रेजी टाइपिस्ट बनकर आई। एमिली शेकल क्या बनकर आई? इनकी अंग्रेजी टाइपिस्ट बनकर आई। लेकिन समय के साथ जो है दोनों में एक आकर्षण पैदा होता है। कहा जाता है कि दोनों का प्रेम विवाह हुआ और 1942 में सुभाष चंद्र बोस ने एमिली शेकल से एक बने कहते हैं कि ऑस्ट्रिया का एक स्थान है जिसको कहते हैं बॉडगास्टिन, वहां पर इन्होंने हिंदू रीति रिवाजों से, यानी ऑस्ट्रिया के बॉडगास्टिन नामक स्थान पर इन्होंने हिंदू रीति रिवाजों से एमिली शेकल से क्या किया? विवाह कर लिया। एमिली शेकल से इन्होंने क्या किया? विवाह किया। और कहा जाता है कि एमिली शेकल से इनको एक नन्ही सी बच्ची उत्पन्न हुई थी जिसका नाम था इनके पुत्री का नाम जो है अमिता बोस। इनकी पुत्री का नाम क्या था? अमिता बोस। एक पुत्री इनको पैदा हुई थी जिसका नाम क्या था? अमिता बोस। कहा जाता है दुर्भाग्य था इस बच्ची का, जब यह बच्ची मात्र 3 वर्ष की थी तभी सुभाष चंद्र बोस की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी 1945 में। तो भाई सीधी सी बात, 42 में विवाह हो रहा है, 45 में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। तो ये दुर्भाग्य था इस अमिता बोस का, यानी इस बच्चे का, जिसकी वजह से कहा जाता है इनके पिता की, यानी सुभाष चंद्र बोस जो हमारे राष्ट्रीय महान नेता माने जाते हैं, इनका बहुत जल्दी क्या हो गया? मृत्यु हो गया। तो ये तो हमने इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि बताने की कोशिश किया। अब हम चलते हैं कि भाई राष्ट्रीय आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस का क्या योगदान रहा। ठीक है, चूंकि हमें जो मतलब है मित्रों, वो मतलब किस बात से है? वो मतलब इस बात से है कि सुभाष चंद्र बोस का जो है राष्ट्रीय योगदान क्या रहा, यानी देश के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी विचारधारा से राष्ट्रीय आंदोलन को किस हद तक प्रभावित करने की कोशिश किया, हम उस पर पूरा डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा सभी लोग जो है। देखिए थोड़ी सी कहें तो और चर्चा कर दें हम, अगर शिक्षा की बात करें, थोड़ी सुभाष चंद्र बोस के शिक्षा की बात करें, तो कहा जाता है कि इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वह कलकत्ता विश्वविद्यालय में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कलकत्ता विश्वविद्यालय। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी, मैं ये सब बातें मित्रों इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चों को ये लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा फैक्चुअल हो रहा है। बेटा फैक्चुअल नहीं हो रहा है। आप अगर यूपीएससी का एग्ज़ाम पैटर्न देखें, यूपीएससी के पेपर को अगर आप उठा के देखेंगे तो अक्सर आप देखते हैं यूपीएससी स्टेटमेंट जैसे क्वेश्चन को देता है कि दे देगा ABCD में सुभाष चंद्र बोस फला जगह पढ़े थे, सुभाष चंद्र बोस फला विद्यालय के प्राचार्य रहे थे, सुभाष चंद्र बोस इस डेट को इन्होंने घर छोड़ा था। तो कभी कभी फैक्चुअल जानकारी होना भी जरूरी होता है। ठीक है, क्योंकि वहां पर
जो है, अगर आपको ये सारी चीजें पता नहीं है और मॉडर्न हिस्ट्री में खास तौर से इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मुझे जहां तक जो अनुभव है और मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, और जो चीजें मुझे उपयोगी लग रही है आपके लिए, उन्हीं चीजों को आपके सामने रखने की कोशिश में कर रहा हूं। तो कहा जाता है इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो कलकत्ता विश्वविद्यालय में हुई, और कलकत्ता विश्वविद्यालय से इन्होंने दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी में, दर्शन शास्त्र में इन्होंने स्नातक किया फर्स्ट डिवीजन से। दर्शन शास्त्र में फर्स्ट डिवीजन से यानी आरंभ हो चुका था। 1853 चार्टर एक्ट के बाद हिंदुस्तान में आईसीएस एग्जाम की पद्धति का प्रारंभ हो चुका था। तो कहा जाता है कि भारतीयों में सुभाष चंद्र बोस जब इंग्लैंड इस एग्जाम की तैयारी के लिए गए, सिविल एग्जाम के लिए, जिसे आईसीएस एग्जाम कहा जाता था उस समय, तो उसमें इन्होंने चौथा स्थान अर्जित किया था। उसमें इन्होंने चौथा स्थान अर्जित किया। कहते हैं कि जब इनको फोर्थ रैंक इनको प्राप्त हुई, और आप जानते हैं कि भारत से बहुत से ऐसे राष्ट्रीय आंदोलन के नेता रहे, जैसे एस एन बनर्जी, जैसे सत्येंद्र नाथ बोस, जैसे आपके स्वयं जो है सुभाष चंद्र बोस, ये ऐसे नेता थे जिन्होंने सिविल एग्जाम में क्या किया, एक अच्छी रैंक हासिल किया। सिविल एग्जाम को इन्होंने पास किया और अपनी काबिलियत को अंग्रेजों के सामने कहीं न कहीं क्या किया, प्रूफ किया। लेकिन कहा जाता है कि जब सुभाष चंद्र बोस वहां पर इंग्लैंड में चौथी रैंक हासिल किए, तो चौथी रैंक हासिल करने के बाद चूंकि एक प्रशिक्षणशाला का दौर चलता है जो आज भी आपके मसूरी में आयोजित होता है आपके सिलेक्शन के बाद, तो वहां पर जब सुभाष चंद्र बोस को प्रशिक्षण दिया जाने लगा, यानी पढ़ाई इनकी जब शुरू हुई, तो कहा जाता है ये वही दौर है जब हिंदुस्तान में आपके जलियांवाले बाग हत्याकांड की घटना घटती है 13 अप्रैल 1919 को। यानी हमें दोनों चीजों को एक साथ देखना है। अब सुभाष एक युवा दौर में पहुंच चुके हैं, अब एक विचारधारा का निर्माण उनके मन मस्तिष्क में हो रहा था, और इसी समय हिंदुस्तान की जो राजनीतिक परिस्थितियां थी वो कहीं न कहीं करवट ले रही थी। वो बहुत से ऐसे युवाओं की विचारधारा को बदलने के लिए जोर मार रही थी। यानी कहने का मतलब है कि हिंदुस्तान की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि थी वह भी बदलाव के दौर से गुजर रही थी। न केवल सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा बदल रही थी, बल्कि इवन हम ये कह सकते हैं कि आपके महात्मा गांधी, जिनकी विचारधारा भी अंग्रेजों के साथ पूरी तरह से जुड़ी हुई थी, वह विचारधारा भी क्या हो गई, बदल गई थी। तो कहा जाता है कि एक तरफ इनकी प्रशिक्षणशाला का दौर चल रहा था, ये वही समय जब हिंदुस्तान में राजनीतिक परिवर्तनों का दौर चल रहा था। कहा जाता है कि इसी समय जलियांवाले बाग हत्याकांड की घटना घटी, खिलाफत आंदोलन का दौर चला, और खिलाफत आंदोलन को गांधी ने असहयोग आंदोलन में कन्वर्ट किया। हिंदू मुसलमानों की एकता, और इसी समय आपका प्रथम विश्व युद्ध, ऐसी बहुत सी घटनाएं थी जो कहीं न कहीं राजनीतिक तौर पर सुभाष चंद्र बोस के मन मस्तिष्क को पूरी तरह उद्वेलित कर रही थी। और यहीं पर सुभाष चंद्र बोस ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया। क्या निर्णय था मित्रों? तो कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस जब इस माने यहाँ की शिक्षा पद्धति में शामिल हुए इंग्लैंड में, तो उन्होंने यहाँ पर अपने पद से इस्तीफा देने का निर्णय लिया। यानी जो चौथी रैंक इन्होंने आईसीएस एग्जाम में हासिल किया, उससे इन्होंने क्या किया, इस्तीफा देने का डिसीजन लिया। और इन्होंने जब इस्तीफा देने का इन्होंने डिसीजन ले लिया, तो कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस ने जो इस्तीफा दिया, जो लेटर इन्होंने भेजा अपने इस्तीफे के रूप में, उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसे स्थान पर खड़ा हूं जहां पर हमारी निष्ठा, हमारा स्वाभिमान हमारे देश के साथ जुड़ा हुआ है, और वह देश हिंदुस्तान है। तो ऐसी कंडीशन में मैं उसी देश को गुलाम बनाने वाली सत्ता का समर्थन कैसे कर सकता हूं, मैं उसी सत्ता का सहयोग कैसे कर सकता हूं, उस सत्ता के प्रशासन में एक भागीदार कैसे बन सकता हूं। और इस वजह से हम जो है इस आजादी के दौर में इस आंदोलन में क्या होना है, शामिल होना है। तो मित्रों, एक बहुत बड़ा बलिदान था ये सुभाष चंद्र बोस का, और आप इस बात को महसूस कर सकते हैं। आज की डेट में अगर आप इनकी जगह पर होते तो शायद ये चीजें न कर पाते जो उन्होंने किया। मैं पूरी तरह इसको तो नहीं कह सकता कि आप न करते, लेकिन सामान्य रूप से ज्यादातर लोग जो है ऐसा कार्य नहीं करते। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने यह बलिदान दिया, और कहा जाता है कि जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस वापस जब हिंदुस्तान आए, तो उन्होंने ये निर्णय ले लिया कि अब हमें जो है क्या करना है, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध एक आंदोलन चलाना है।
तो ये वो समय था जब हिंदुस्तान में गांधीयन युग का प्रारंभ होता है, क्योंकि गांधी का आगमन हो चुका था और कांग्रेस का नेतृत्व गांधी के हाथों में जा चुका था। और इस तरह जो है अब गांधी के नेतृत्व में हिंदुस्तान को रियायतें दिलाने या आजाद करने के लिए एक नेतृत्व प्रदान किया जा रहा था। और यही वो समय था जब हिंदुस्तान में गांधी ने असहयोग आंदोलन ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति के उद्देश्य से चलाया था। क्योंकि आपको ये पता है कि असहयोग आंदोलन में ही गांधी ने पहली बार पूर्ण स्वराज्य के लक्ष्य को प्राप्त करने का निर्णय किया था और कहा था कि हम 1 वर्ष में पूर्ण स्वराज्य के लक्ष्य को क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो मित्रों कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस ने, अब यहां से ध्यान से आप समझने की कोशिश करिए, तो कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस, एक क्रम से समझने की कोशिश करिएगा। हमें यहां पर इस बात पर भी ध्यान देना है कि कहां कहां पर सुभाष और गांधी की विचारधारा में क्लैश दिखता है, कहां कहां पर सुभाष चंद्र बोस और गांधी की विचारधारा में अंतर दिखता है, उस आधार को भी हमें देखना है। देखिए, कहते हैं ना कि साधनों में अंतर था, साध्य में अंतर नहीं था मित्रों। उद्देश्य दोनों नेताओं का एक ही था, लेकिन उस उद्देश्य को पूरा करने के जो रास्ते थे वो थोड़ा सा क्या थे, डिफरेंट थे। तो हमें वही चीजें देखना है। अब देखिए, कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस गांधी के असहयोग आंदोलन का इन्होंने क्या किया, समर्थन किया, असहयोग पार्टिसिपेट भी किया। और आप जानते हैं कि गांधी का असहयोग आंदोलन पूरे हिंदुस्तान में प्रचलन में आया और ये पहला भारत का जन आंदोलन था। जन आंदोलन का मतलब है कि जिसमें लगभग हिंदुस्तान की जनता ने पार्टिसिपेट किया और इसका भौगोलिक आधार भी लगभग पूरे भारत में देखा गया। यानी इसका जो वर्गीय आधार, यानी वर्गीय आधार का मतलब होता है कौन कौन वर्ग इसमें शामिल था, और क्षेत्रीय आधार का मतलब होता है कि किन किन क्षेत्रों में ये शामिल प्रचलन में था। तो क्षेत्रीय आधार पर देखें या वर्गीय आधार पर देखें, अभी तक हिंदुस्तान में चलाया जाने वाला यह सबसे बड़ा आंदोलन था। ठीक, तो इस असहयोग आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस ने समर्थन दिया और कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस जो है पूरी तन्मयता से इस आंदोलन में लगे। हालांकि ब्रिटिश सरकार जो है इस आंदोलन को रोकने का प्रयास बाद में किया, लेकिन गांधी चूंकि आंदोलन को सत्य और अहिंसा के आधार पर चला रहे थे, लेकिन जब चौरी चौरा कांड घटित हुआ आपके गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, जहां पर आपके आंदोलन को क्या किया, स्थगित कर दिया। 12 फरवरी 1922 को गांधी ने कहां से, बारदोली यानी आपके गुजरात से इस आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया। तो कहा जाता है जब गांधी ने आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया तो गांधी का चूंकि जीवन ही पूरी तरह सत्य और अहिंसा पर आधारित था और गांधी ये बात जानते थे कि अगर आंदोलन में अहिंसात्मक गतिविधियों को शामिल किया गया तो आंदोलन आगे चलकर पूरी तरह क्या हो जाएगा, विफल हो जाएगा और ब्रिटिश सरकार को एक मोरल सपोर्ट मिल जाएगा कि वह इस हिंसात्मक गतिविधियों को रोकने के लिए प्रशासन का उपयोग कर सके। और सच में अगर ऐसा होता तो आने वाली सदियों में शायद सविनय अवज्ञा जैसा आंदोलन पुनः न खड़ा होता, क्योंकि अगर आपकी मनोदशा टूट गई होती, ब्रिटिश सरकार ने आपके आंदोलन को जबरदस्ती दबा दिया होता, तो आपका मनोबल पूरी तरह से क्या हो जाता, गिर जाता। लेकिन गांधी ने यहां पर इस आंदोलन को रोककर क्या किया, एक तरह से आपकी घटित माने कम होने वाली ऊर्जा को बचा लिया। आप में एक पल के लिए निराशा तो आई, लेकिन गांधी के नेतृत्व को लेकर आपके मन में कोई संदेह नहीं था। लेकिन कहा जाता है कि जब गांधी ने इस आंदोलन को रोक दिया तो बहुत सारे ऐसे नेता थे भारत के, जैसे सीआर दास, जैसे मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू का आगमन हो चुका था 1919 में राजनीति की। ये गांधी की राजनीतिक असफलता है। माने इनका यह मानना था कि जब आंदोलन पूरी तरह मजबूत हो रहा था तो ऐसी कंडीशन में आंदोलन को रोकना या इसको स्थगित करने का जो निर्णय लिया गया वह किसी भी तरीके से उचित नहीं था। यह मानना था किसका, सुभाष चंद्र बोस का। लेकिन दुर्भाग्य यह था कि ये गांधी के सिद्धांतों को समझ नहीं पा रहे थे उस समय पूरी तरह, गांधी की विचारधारा से अभी तक पूरी तरह जुड़ नहीं पाए थे ये लोग। बात समझ रहे हैं? तो इस वजह से उस तत्कालिक परिस्थितियों में इन्होंने गांधी की आलोचना किया और कहीं न कहीं यहां पर गांधी और सुभाष के बीच एक वैचारिक विरोध दिखा।
गांधी ने असहयोग आंदोलन का, सुभाष ने असहयोग आंदोलन का समर्थन तो किया, लेकिन जिन कंडीशन में गांधी ने उस आंदोलन को रोका यानी स्थगित किया, उस परिस्थितियों में इन्होंने गांधी की विचारधारा का विरोध किया। पंडित नेहरू ने तो यहां तक कह दिया था कि अहिंसा एक ऐसी चीज है जिसे कभी रोका नहीं जा सकता, वह आंदोलन का एक अंग होती है। लेकिन वास्तव में गांधी उस परिस्थितियों को पूरी तरह क्या करते थे, समझते थे। अब देखिए, इसके बाद हुआ ये कि आप ये जानते हैं कि जब असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ, गांधी ने रोक दिया, तो कांग्रेस दो भागों में बंट गई, एक परिवर्तनवादी गुट, एक अपरिवर्तनवादी गुट। यानी एक गुट वो बन गया जो ये मानता था कि हमें चुनाव में अब भाग लेना चाहिए और सत्ता के अंदर से ब्रिटिश सत्ता का विरोध करना चाहिए, यानी सदन में जाकर, चूंकि 1919 का एक्ट आ चुका था, 1919 के एक्ट में आपको चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई थी। तो सीआर दास और मोतीलाल नेहरू वाला जो गुट था वो ये सोच रहा था कि हम जो है अब चुनाव के माध्यम से क्या करें, चुनाव लड़ें और सदन में जाकर हम सत्ता का विरोध करें और जनता के सामने उनकी पोल को क्या करें, खोल दें पूरी तरह। लेकिन गांधी का यह मानना था कि नहीं, अगर आप सत्ता को हासिल करोगे तो कहीं न कहीं आपके मन, चूंकि व्यक्ति पैदाइशी स्वार्थी होता है और पद प्राप्त करने पर पद के प्रति लालच भी पैदा होता है, तो आपका जो ब्रिटिश सत्ता से विरोध है वो पूरी तरह क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसलिए गांधी कभी इस बात का समर्थन करने को तैयार नहीं थे कि भारतीयों को चुनाव में पार्टिसिपेट करना चाहिए। लेकिन इसी मुद्दे पर कहा जाता है कि असहयोग के बाद ये कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई। एक परिवर्तनवादी गुट जो परिवर्तन चाहता था, चुनाव में भाग लेना चाहता था और सदन के अंदर वह विरोध करना चाहता था, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्री राजगोपालाचारी जैसे लोग शामिल थे, जो रचनात्मक कार्यों से जनता की कहा जाता है कि ये उसी गुट में शामिल थे। शामिल माने उसके मेंबर तो आप नहीं कह सकते, क्योंकि स्वराज पार्टी का गठन हो गया तो उन्होंने स्वराज पार्टी के नेतृत्वकर्ता के रूप चुनाव में भी इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया और कलकत्ता नगर पालिका के सीईओ, देखिए कहते हैं 1925 में ही कलकत्ता नगर पालिका में सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी इसको हिंदी में कहेंगे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बनाए गए कौन, सुभाष चंद्र बोस। ठीक, इसका मतलब है कि कहीं न कहीं सुभाष चंद्र बोस का जो संबंध है वो किस गुट से है, परिवर्तनवादी गुट से है। ठीक, सीआर दास यहां चेयरपर्सन थे और सीईओ यहां पर बने कौन, सुभाष चंद्र बोस 1925 में। ठीक है, तो अब देखिए ये तो 20 से 25 के दौर में सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा थी। अब देखिए इसके बाद कहा जाता है कि जब 1930 का दशक आया, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। 1930 का दशक आया, सविनय अवज्ञा आंदोलन चला। सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले की जो पृष्ठभूमि थी, जिसमें आप लाहौर अधिवेशन को लेते हैं, जिसमें नेहरू रिपोर्ट आती है, बात समझ रहे हैं नहीं, ये वो दौर है जब एक अंतर्द्वंद भारतीयों में चल रहा था, और कहा जाता है अंतर्द्वंद किस बात को लेकर था, अंतर्द्वंद इस बात को लेकर है कि जो नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनाई गई, उस नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट की मांग को रखा गया था। डोमिनियन स्टेट माने स्वायत्त राज्य। स्वायत्त राज्य का मतलब होता है ऐसा राज्य जिसके पास वित्तीय, रक्षात्मक और प्रशासनिक हर मामले क्या हो, प्राप्त हो, यानी इन मामलों में वो पूरी तरह स्वतंत्र हो, लेकिन वैदेशिक नीति उसके हाथ में न हो, यानी फॉरेन पॉलिसी वह किसके हाथ में हो, ब्रिटिश सरकार के हाथ में हो। जैसे आज भी आयरलैंड को देखिए, आयरलैंड यूनाइटेड किंगडम के अधीन है। उस समय यूनाइटेड किंगडम के अधीन आयरलैंड एक स्वायत्त राज्य हुआ करता था और उसी आयरलैंड से हुआ करती थी एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट जब हिंदुस्तान आई थी तो एनी बेसेंट ने एक आंदोलन चलाया था जिसे आप कहते हो होम रूल आंदोलन। उस होम रूल आंदोलन का मूल उद्देश्य क्या था, डोमिनियन स्टेट की मांग करना, क्योंकि एनी बेसेंट का यह मानना था कि भारतीयों को भी उसी तरह के अधिकार दिए जाने चाहिए
जिस तरह का अधिकार आयरलैंड को यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड के अधीन प्राप्त है। यानी कहने का मतलब है कि वैदेशिक नीति को छोड़कर सभी मामलों में भारत क्या होता, स्वायत्त होता, यानी माने स्वतंत्र होता। तो भारत को एक डोमिनियन स्टेट कहा जाता, किसके अधीन, इंग्लैंड के अधीन। लेकिन वास्तव में उस समय होम रूल भी सफल नहीं रहा, डोमिनियन स्टेट की मांग पूरी नहीं हुई। अब यहां पर आकर नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट की मांग को रखा गया, लेकिन कहा जाता सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहला विरोध दर्ज कराया और इनका समर्थन किया किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। सुभाष चंद्र बोस और पंडित नेहरू आपके यहां पर डोमिनियन स्टेट की मांग को खारिज कर देते हैं और कहा जाता है कि 1928 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ, देखिए कहते हैं 1928 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ मित्रों, 1928 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ, इस कलकत्ता अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने डोमिनियन स्टेट की मांग को खारिज कर दिया और इन्होंने कहा कि हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए। लेकिन यहां पर गांधी चूंकि एक वर्चस्वशील लीडर के रूप में कांग्रेस में स्थापित हो चुके थे, तो गांधी ने यहां इंटरफियर किया। यहां पर गांधी और सुभाष की विचारधारा में अंतर दिखाई देता है और विरोध भी दिखाई देता है, अंतर के साथ साथ विरोध दिखाई देता है। गांधी ने पंडित नेहरू पर दबाव बनाया और पंडित नेहरू को इस बात के लिए उन्होंने एग्री किया मित्रों कि 1 वर्ष की हमें क्या दो, समय दो। 1 वर्ष में अगर ब्रिटिश सरकार डोमिनियन स्टेट हमें दे देती है, 1 वर्ष में अगर ब्रिटिश सरकार हमको डोमिनियन स्टेट दे देती है तो ठीक, अन्यथा हम पूर्ण स्वराज्य की मांग को रखेंगे। और आप जानते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने डोमिनियन स्टेट की मांग को स्वीकार नहीं किया। इवन आपकी मोतीलाल नेहरू की जो रिपोर्ट आई थी, नेहरू रिपोर्ट जिसे कहते हो, वह नेहरू रिपोर्ट पारित ही नहीं हो पाई, क्योंकि वास्तव में ब्रिटिश सरकार जो चाहती थी वही हुआ। ब्रिटिश सरकार ने आपको चैलेंज किया था कि आप एक ऐसी रिपोर्ट बनाकर दिखाइए जिसपे हिंदुस्तान का हर वर्ग, हर समुदाय, हर संप्रदाय क्या हो, सहमत हो। और आप जानते हैं कि जिन्ना जैसे लीडरों ने नेहरू रिपोर्ट को क्या किया, विफल बना दिया और आपकी नेहरू रिपोर्ट पारित नहीं हो पाई। तब जाके आपके 1929 के लाहौर अधिवेशन में, 1929 के लाहौर अधिवेशन में आपको पंडित नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया। लाहौर अधिवेशन में पंडित नेहरू क्या बने, अध्यक्ष बने। देखिए, जबकि ये अध्यक्ष यहां पर किसे बनाया गया था, गांधी को, लेकिन गांधी के स्थान पर पंडित नेहरू यहां पर क्या बने, अध्यक्ष बने। और पंडित नेहरू जब अध्यक्ष बने तो यहीं पर पूर्ण स्वराज्य की क्या की गई, मांग की गई। यहीं पर पूर्ण स्वराज्य की क्या की गई, मांग की गई। लेकिन कहा जाता है कि अब तक सुभाष चंद्र बोस की जो विचारधारा थी वो धीरे धीरे कहीं न कहीं दूसरी तरफ यानी वामपंथी विचारधारा की तरफ मुड़ने लगी थी। और यही वो दौर है जब 1929 में सुभाष चंद्र बोस को अखिल भारतीय व्यापार संघ का क्या बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया, यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसके पहले अध्यक्ष कौन हुआ करते थे, लाला लाजपत राय, जिसका गठन हुआ था कब, 1920 में। उस संगठन के वर्तमान अध्यक्ष बनाया गया किसको, सुभाष चंद्र बोस को। यही वो समय है, कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस की जो विचारधारा है वो वामपंथ की तरफ झुकने लगी। अब प्रश्न ये है कि वामपंथ क्या है, लेकिन एक मिनट पहले आप नोट करिए। कहते हैं 1929 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के क्या बने, अध्यक्ष बने। और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसका गठन कब हुआ था, 1920 में। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। देखिए मित्रों, जो हमें लग रहा है कि नहीं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उस जानकारी को हम आपको बताते चलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आप लोग नोट करते चलिएगा। अब चूंकि बहुत डिटेल में नहीं जा सकता, चूंकि हमारा मेन टॉपिक सुभाष चंद्र बोस है, लेकिन यहाँ पर जो जानकारी आपके लिए जरूरी लग रही है उसको हम बताते चल रहे हैं। तो इस संस्था का गठन हुआ था कब, 1920 में, जब पहले अध्यक्ष इसके बनाए गए थे कौन, लाला लाजपत राय। तो अखिल भारतीय व्यापार संघ के वर्तमान अध्यक्ष बनाए गए कौन, सुभाष चंद्र बोस, कब, 1929 में।
कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा में एक बड़ा परिवर्तन दिखाई देता है, वो परिवर्तन है वामपंथ का। इसी समय सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा किस तरफ झुकने लगी? वामपंथी विचारधारा की तरफ, वामपंथी विचारधारा की तरफ। ये वामपंथी विचारधारा क्या है? वामपंथी विचारधारा क्या है? वामपंथी विचारधारा का मतलब है कि यह जो है माने किसी भी देश में जब माने इनका विचार ये था, वामपंथी विचारधारा का यह मानना होता है कि समाज में जो अमीरी और गरीबी का अंतर है, जो ऊंच नीच का भेदभाव है, ये समाप्त करके जो है एक सामाजिक समानता लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। यानी इनका मतलब ये है कि समाज कैसा हो, समता मूलक हो, आर्थिक तौर पर जो विभिन्नता है, सामाजिक तौर पर जो विभिन्नता है, उसे क्या किया जाना चाहिए? समाप्त किया जाना चाहिए। जबकि दक्षिणपंथी विचारधारा जो है, वह दक्षिणपंथी विचारधारा राष्ट्रवाद को समर्थन देती है। वह ये मानती है कि समाज में जो भाषा है, समाज में जो सांस्कृतिक मान्यताएं हैं, उनको बनाए रखना चाहिए। उसी माने विचारधारा के विरोध में पैदा हुई है वामपंथी विचारधारा, जो कहीं न कहीं गरीबों, किसानों और श्रमिकों के विचारों को मान्यता प्रदान करती है। और इनका यह मानना है कि समाज में जो आर्थिक विभिन्नता है, यानी जो आर्थिक तौर पर जो अंतर है, सामाजिक तौर पर जो अंतर है, इसे क्या किया जाना चाहिए? समाप्त करके एक समतामूलक समाज का निर्माण किया जाना चाहिए। यह मानना है किसका? वामपंथी विचारधारा का। जबकि इसके विरुद्ध जो विचारधारा पैदा हुई उसे कहा गया दक्षिणपंथी विचारधारा। दक्षिणपंथी विचारधारा, पट्टाभ सीतारामैया दक्षिणपंथी विचारधारा के ही थे और इस विचारधारा का समर्थन गांधी भी करते थे। आपको याद होगा, इसी विचारधारा के समर्थक पट्टाभ सीतारामैया को सुभाष चंद्र बोस ने त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में पराजित किया था। तो इसके समर्थन आपके पट्टाभ सीतारामैया, गांधी जैसे लोग हैं। वामपंथी विचारधारा से कौन जुड़ गया? सुभाष चंद्र बोस जुड़ गए। तो 1930 के दौर में कहा जाता है कि इनका जो रुझान है वो कहीं न कहीं श्रमिकों, किसानों और गरीबों की तरफ झुकने लगा। ठीक, वामपंथी विचारधारा से प्रभावित होने लगे। फासिस्ट, यानी आपका जो कहा जाता है ना कि पंडित नेहरू तो सुभाष चंद्र बोस पर यह भी आरोप लगा रहे थे कि ये जो है फांसीवादी और नाजीवादी विचारधारा से प्रभावित हो रहे हैं। और फांसीवाद, नाजीवाद विचारधारा ये कहीं न कहीं इटली और जर्मनी की विचारधारा थी, जो आपके हिटलर और मुसोलिनी के नेतृत्व में संचालित की गई थी। तो ये आरोप था सुभाष चंद्र बोस पर पंडित नेहरू का। लेकिन कहा जाता है कि जिस विचारधारा से सुभाष चंद्र बोस प्रभावित थे वो वामपंथी विचारधारा थी। अब देखिए, कहते हैं कि इसी दौर में सविनय आंदोलन गांधी के द्वारा चलाया गया। और सविनय आंदोलन जब गांधी के द्वारा चलाया गया तो ब्रिटिश सरकार ने सविनय आंदोलन को रोकने के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया था। और उस गोलमेज सम्मेलन में गांधी को पार्टिसिपेट करने के लिए रजामंद किया गया। किसके द्वारा? किसके द्वारा? तेज बहादुर सप्रू और जयकर के द्वारा। कहते हैं कि जब गांधी रजामंद हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए, तो ब्रिटिश सरकार और गांधी के बीच एक समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को, जिसे आप कहते हो गांधी इरविन समझौता। कहते हैं जब गांधी इरविन समझौता होने को हुआ तो सुभाष चंद्र बोस ने इस समझौते का प्रबल विरोध किया। उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के स्थगन को लेकर कहा कि यह गांधी की सबसे बड़ी राजनीतिक विफलता है। उन्होंने इस समझौते का पूरी तरह विरोध किया जो गांधी ने किससे किया था? गांधी इरविन समझौता जो 5 मार्च 1931 को हुआ। देखिए 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931 जिसे आप दिल्ली समझौता भी कहते हो, इसे हम गांधी इरविन समझौता कहते हैं, गांधी इरविन समझौता। और इस समझौते के तहत आप जानते हैं कि गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया और इसी आंदोलन के, इसी समझौते के तहत गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के स्थगित किया था, समाप्त नहीं किया था। और आप जानते हैं कि यहाँ पर हिंदुस्तान की युवा आबादी पूरी तरह नाराज थी। नाराज होने का अपना एक लॉजिकल कारण था। कारण ये था क्योंकि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की फांसी को गांधी माफ नहीं कराए थे। क्योंकि आप जानते हैं कि 5 मार्च के बाद 23 मार्च को उन युवाओं को फांसी दी गई थी। और यहाँ पर गांधी ने
प्रयास नहीं किया, ऐसा युवावादी का मानना था। लेकिन ये सच नहीं था, सच नहीं था। सच इसलिए नहीं था क्योंकि गांधी एक ऐसी पर्सनालिटी, एक ऐसा व्यक्तित्व है जो पूरा जीवन सिद्धांतों पर जिया, पूरा जीवन सिद्धांतों पर जिया। और गांधी ने इस गांधी-इरविन समझौते में ऐसे कैदियों को मुक्त करने का मांग रखा था जो राजनीतिक कैदी थे, जो किसी राजनीतिक घटना में बंद किए गए थे। इन्होंने ऐसे कैदियों को मुक्त करने का प्रस्ताव नहीं रखा जो हिंसात्मक गतिविधियों में बंद थे। और आप जानते हैं कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये सैंडर्स की हत्या का केस चल रहा था और सैंडर्स की हत्या का केस माने हिंसात्मक गतिविधि से जुड़ा हुआ था। इसलिए गांधी ने इस मुकदमे की माने इनको छोड़ने की पैरवी नहीं किया। हाँ, इतना उन्होंने जरूर कहा था कि अगर इन युवाओं को आप मुक्त कर देंगे तो आपके प्रशासन के लिए बेहतर होगा। लेकिन इरविन महोदय ने इनके सामने हाथ जोड़ लिया और दोबारा ऐसी मिन्नत करने के लिए मना कर दिया। तो गांधी अपने सिद्धांतों से कभी हटे नहीं और इसी वजह से इन युवाओं की फांसी के लिए गांधी ने दबाव नहीं बनाया। बात समझ रहे? ऐसा हमारी युवावादी का मानना था। युवावादी का यह मानना था कि अगर गांधी यहां पर दबाव बनाते तो इन युवाओं को मुक्त कर दिया जाता। ऐसा मानना आपके सुभाष का भी था और सुभाष ने भी इसका विरोध किया था। कहा जाता है कि गोलमेज सम्मेलन में गांधी ने पार्टिसिपेट किया और गोलमेज सम्मेलन में कोई अचीवमेंट हासिल नहीं हुई कांग्रेस को और खुले हाथ गांधी वापस आ गए। लेकिन हाँ, गांधी ने इतना कहा कि हमने हिंदुस्तान की इज्जत में बट्टा नहीं लगने दिया, क्योंकि जिस मंतव्य के साथ गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ था उसका मंतव्य सिर्फ यही था कि हिंदुस्तान को टुकड़े टुकड़े कर देना। यानी उनका मंतव्य यह था कि जो कांग्रेस ये कहती है कि हम अकेले हिंदुस्तान का नेतृत्व करते हैं, हम उसको इस बात का एहसास करा दें कि आप अकेले हिंदुस्तान का नेतृत्व नहीं करते, क्योंकि आपके साथ साथ आपका हिंदुस्तान जो है वो सांप्रदायिक आधार पर पूरा बटा हुआ है। मुस्लिम लीग मुसलमानों का नेतृत्व करती है तो आपकी हिंदू महासभा भी है, तो सिखों की एक अलग पार्टी है, तो दलितों का नेतृत्व आपके अंबेडकर करते हैं। सबको बुलाकर वो यही दिखाना चाहते थे। लेकिन जब गांधी वापस वहां से लौटे तो इन्होंने कहा कि हमने हिंदुस्तान की इज्जत में बट्टा लगने नहीं दिया, यानी इन सांप्रदायिक विचारधारा का नेतृत्व करने वाले लोगों को हमने सफल होने नहीं दिया। अब देखिए, कहते हैं कि चलो माने 1934 में आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या हो गया, स्थगित हो गया। और सविनय अवज्ञा आंदोलन जब गांधी ने स्थगित किया 1934 में जाकर, तो सुभाष चंद्र बोस भी बहुत निराश हुए थे और उन्होंने इसे गांधी की सबसे बड़ी राजनीतिक विफलता माना था। इवन यहां पर तो सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों ने यह मांग करना शुरू कर दिया था कि कांग्रेस का नेतृत्व किसी अलग हाथ माने अलग व्यक्ति को दे दिया जाए। ये गांधी का राजनीतिक विफलता है, गांधी हिंदुस्तान को आजाद नहीं करा सकते, इसलिए यह नेतृत्व किसी और को दिया जाए। यहां पर यह प्रश्न चिन्ह सुभाष ने लगाया था और कहीं न कहीं गांधी की और सुभाष की जो विचारधारा का जो अंतर था, ये 1930 से और 40 के बीच का जो दशक है, इसमें दोनों की विचारधारा में कहीं न कहीं एक बड़ा गैप, बड़ा अंतर दिखाई देता है। क्योंकि आपको मैं कुछ ऐसी घटनाएं बताने जा रहा हूं जहां पर आपको लगेगा कि नहीं, दोनों की विचारधारा में बड़ा अंतर था। तो देखिए, कहा जाता है इसके बाद 1938 में मित्रों हरिपुरा अधिवेशन, हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष अध्यक्ष चुने गए। ये हरिपुरा आपके गुजरात में है। कहां पर है? गुजरात में। कहा जाता है कि यहां पर सुभाष अध्यक्ष बने, हरिपुरा कांग्रेस में अध्यक्ष चुने गए। और यहां पर सुभाष चंद्र बोस पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने राष्ट्रीय आयोजना समिति का सुझाव दिया था। जैसे माना यह जाता है कि जो प्लानिंग कमीशन हमारे यहाँ चल रहा है, योजना आयोग जो गठित हुआ आजादी के बाद, उस योजना आयोग को निर्मित करने में सबसे बड़ा योगदान पंडित नेहरू का रहा, क्योंकि 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति जो गठित की गई थी, उस राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक, यानी प्लानिंग कमेटी जो बनाई गई उसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन वह समिति बनाने का सुझाव किसका था? सुभाष चंद्र बोस का था। लेकिन कहा जाता है कि सारा योगदान किसके हक में चला गया? पंडित नेहरू के हक में चला गया। लेकिन यह सुझाव दिया था किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। तो 1938 में
राष्ट्रीय योजना समिति यानी प्लानिंग कमीशन कमेटी, राष्ट्रीय योजना समिति, राष्ट्रीय योजना समिति। यहां पर सुझाव दिया किसने? सुभाष ने, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने क्या दिया? सुझाव दिया था। और अध्यक्ष कौन रहा? पंडित नेहरू। इसके अध्यक्ष कौन बने? पंडित नेहरू, पंडित नेहरू। देखिए, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जो है, कहा जाता है कि इन्होंने वैज्ञानिक शिक्षा की मांग किया था। सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि वैज्ञानिक शिक्षा के माध्यम से भारत में गरीबी को क्या किया जाए? समाप्त किया जाए, यानी शिक्षा को बढ़ावा देकर भारत की जो गरीबी और बेरोजगारी है उसको क्या किया जाए? कम किया जाए। ठीक है, ये सुभाष की मानसिकता थी। और कहीं न कहीं सुभाष इसके माध्यम से एक ऐसा समाज निर्मित करना चाहते थे जिसमें आर्थिक अंतर बहुत अधिक ना हो, क्योंकि आर्थिक अंतर ही सामाजिक अंतर को जन्म देता है। आप अगर गरीब हैं तो सामाजिक स्तर पर जो आपका सम्मान है वो सबसे नीचे होता है। तो अर्थ ही आपके सोशल स्टेटस को डिसाइड करता है, ऐसा सुभाष का क्या था? मानना था। यानी सुभाष चंद्र बोस की ये मान्यता थी कि आर्थिक संरचना में परिवर्तन जो है वो सामाजिक संरचना में क्या करेगा? परिवर्तन ला देगा। और अगर हम हिंदुस्तान की गरीबी को दूर कर पाए तो हिंदुस्तान का समाज भी कैसा होगा? एक समतामूलक समाज होगा। ठीक है, तो इसके बाद अगर देखें तो कहा जाता है कि इसी समय 1939 में, देखिए 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ। त्रिपुरी आपके कहाँ है? मध्य प्रदेश में। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ और त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चुनाव लड़े। सुभाष चुनाव लड़े तो कहा जाता है एक तरफ सुभाष और एक तरफ पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया। कहा जाता है सुभाष को कुल 1580 वोट मिले और पट्टाभी सीतारमैया को 1377 वोट मिले। और त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस चुनाव क्या किए? जीत गए। कहा जाता है कि जब सुभाष चंद्र बोस चुनाव जीत गए तो गांधी ने यह कह दिया कि पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी हार है। अब ऐसा कह देना ही बहुत बड़ी बात थी। यानी गांधी का यह कहना कि पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी हार है, यह बहुत बड़ा विरोध है किसका? सुभाष का। और कहा जाता है कि इस स्टेटमेंट के बाद जो 15 सदस्यीय कार्यकारिणी थी कांग्रेस की, जिस कार्यकारिणी में सारे पुराने लीडर हुआ करते थे, यानी जैसे सरदार पटेल, सिराज गोपालाचारी, लाला लाजपत राय, ये जैसे लोग नेता हुआ करते थे कांग्रेस कार्यकारिणी में। कहते हैं कि जब गांधी ने ये स्टेटमेंट दे दिया तो कांग्रेस कार्यकारिणी के 13 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। अब सुभाष चंद्र बोस के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज ये उपस्थित हो गया कि वह कार्यकारिणी का गठन करेंगे कैसे, और बिना कार्यकारिणी के गठन के कांग्रेस का संचालन करना क्या था? असंभव था। तो एक बार कांग्रेस फिर टूटती हुई दिखाई देती है, लेकिन यहां पर सुभाष ने अपनी बौद्धिकता से कांग्रेस के विभाजन को रोक लिया और सुभाष ने इस्तीफा दे दिया इस त्रिपुरी अधिवेशन से। लेकिन कहा जाता है कि विचारों में वो जो अलगाव था वो आ चुका था और सुभाष चंद्र बोस यहां कांग्रेस से इस्तीफा देकर कांग्रेस के विभाजन को बचा लिए। लेकिन कहा जाता है कि त्रिपुरी अधिवेशन से इस्तीफा देने के बाद यहीं पर सुभाष ने कांग्रेस के अंदर ही एक नई पार्टी का गठन किया 1 मई 1939 को, जिसका नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक। देखिए, कहा जाता है कि 1 मई 1939 को सुभाष ने कांग्रेस के अंदर ही, कांग्रेस के अंदर अलग होकर नहीं, अंदर इन्होंने एक नई पार्टी बनाई, फॉरवर्ड ब्लॉक। अब इस पार्टी का उद्देश्य क्या था? इस पार्टी का उद्देश्य क्या था? इसमें वो लोग शामिल थे जो सुभाष के समर्थक थे, जो सुभाष की विचारधाराओं के समर्थक थे। कहा जाता है कि यहां पर सुभाष चंद्र बोस ने अपनी इस पार्टी का जो मूल उद्देश्य तय किया, उसमें इन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का उद्देश्य जो है कांग्रेस को लोकतांत्रिक बनाना है। लोकतांत्रिक का मतलब कि सुभाष को यह लगने लगा था कि कांग्रेस माने गांधी
और गांधी के कई स्टेटमेंट इस बात को सिद्ध भी कर चुके थे। जैसे कहा जाता है कि जब कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था, जिसमें गांधी इरविन समझौते को पास कराना था, तो वहां पर चूंकि गांधी ने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की फांसी को माफ नहीं किया था, तो बहुत सारे युवाओं ने गांधी को काला झंडा दिखा दिया था। तो वहां पर गांधी, जब कांग्रेस ने उस अधिवेशन से गांधी के इस गांधी इरविन समझौते को पास नहीं किया एक बार, तो गांधी ने वहां पर एक स्टेटमेंट दिया था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकता। यह स्टेटमेंट दिया था क्योंकि वहां पर गांधी ने यह दिखाने की कोशिश किया कि कांग्रेस मतलब गांधी। और 42 में आते समय एक इन्होंने और स्टेटमेंट दिया, जिसमें इन्होंने कहा था कि 42 के दौर में, 40-42 के दौर में जब इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्तुत किया था, उस समय इन्होंने कहा था कि हम कांग्रेस जैसी संस्था भारत की धूल से खड़ी कर देंगे। तो ये झलकता है कि नहीं, गांधी कहीं कहीं कांग्रेस पर अपनी पूरी पकड़ बना चुके थे, और इसीलिए सुभाष चंद्र बोस ने अपनी इस पार्टी का जो मूल उद्देश्य इन्होंने निर्धारित किया था, वो था कांग्रेस को लोकतांत्रिक बनाना। लोकतांत्रिक का मतलब होता है कि ऐसी पार्टी जिसमें सभी को समान अधिकार हो, यानी इसका मूल उद्देश्य था कांग्रेस को लोकतांत्रिक बनाना, कांग्रेस को लोकतांत्रिक बनाना। कांग्रेस को लोकतांत्रिक बनाना पाने, इसका मूल उद्देश्य था। अब देखिए, कहते हैं कि इसी के साथ साथ ये चाहते थे कि कांग्रेस में पूरी तरह क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए, आमूल चूल परिवर्तन हो जाए। ठीक, यही इनके इस पार्टी का उद्देश्य था। लेकिन इसका रिएक्शन क्या हुआ? रिएक्शन ये हुआ कि बंगाल प्रांतीय कांग्रेस से इनको हटा दिया गया। चूंकि सुभाष जो है बंगाल प्रांतीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, बंगाल प्रांतीय कांग्रेस से सुभाष को हटा दिया गया। बंगाल प्रांतीय कांग्रेस से सुभाष को क्या किया गया? हटा दिया गया, कांग्रेस से हटा दिया गया। तो रिएक्शन तो होना ही था भाई, रिएक्शन होना था। तो बंगाल प्रांतीय कांग्रेस से सुभाष को क्या किया गया? हटा दिया गया, यानी इनको इस्तीफा देना पड़ गया। अब देखिए, कहते हैं इसी समय, ये वही दौर है मित्रों जब विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। आप जान रहे हैं द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हो चुका है 1939 में, और ये चलेगा 1945 तक। कहा जाता है यहां पर सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा फिर बदलना शुरू हुई। सुभाष चंद्र बोस को ये लगने लगा कि ये वो पल है, ये वो समय है कि जब इंग्लैंड द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल है, और इंग्लैंड जो है बिना भारत को, माने बिना भारतीयों से अनुमति लिए भारत को विश्व युद्ध में शामिल घोषित कर दिया, जिसकी वजह से भारतीय भी नाराज है और आंदोलन पर आमादा है। और ब्रिटेन जो है युद्ध में शामिल होकर एक कहीं न कहीं विश्व युद्ध में उलझा हुआ है। और ये वो समय है जब भारतीयों को आंदोलन करके भारत को आजाद करा लेना चाहिए। लेकिन गांधी फिर यहां पर अड़ंगा लड़ा दिए। गांधी का यह मानना था कि नहीं, ये वो पल सही नहीं है, हमें अंग्रेजों को परेशान नहीं करना चाहिए, ये गलत होगा, ये सही उचित समय नहीं है। यहां पर फिर दोनों नेताओं में वैचारिक विरोध दिखा, वैचारिक विरोध फिर दोनों में दिखाई देता है। लेकिन मित्रों एक बात आप ये मान के चलिएगा कि कभी दोनों के उद्देश्य में अंतर नहीं था। आप इससे ये मत बना लीजिएगा कि नहीं गांधी सुभाष के विरोधी थे। गांधी सुभाष के कार्य करने और विचारधारा के विरोधी थे, गांधी सुभाष के विरोधी नहीं थे। बहुत मानते थे गांधी सुभाष को, और सुभाष भी गांधी का उतना ही सम्मान करते थे। सम्मान न करते तो राष्ट्रपिता कह के संबोधित न करते। और सिंगापुर से जब इन्होंने आंदोलन शुरू किया तो गांधी से अनुमति न लेते। ठीक है, तो अब देखिए, कहते हैं कि यहां पर हुआ ये कि जब ऐसा लगने लगा कि भाई ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सुभाष आंदोलन छेड़ सकते हैं, तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? इनको हालवेल के विरोध में गिरफ्तार कर लिया। हालवेल विरोधी यानी गवर्नर विरोधी आंदोलन चलाने के लिए ये क्या कर लिए गए? गिरफ्तार कर लिए गए। और गिरफ्तार करके इनको कलकत्ता के इनके आवास में ही नजरबंद कर दिया गया। कलकत्ता आवास में ही इनको क्या किया गया? नजरबंद कर दिया गया। आज की डेट में इसको एक सरकारी संस्था है, यहाँ पर एक ब्यूरो खुला हुआ है, चल रहा है। ठीक,
अब सुभाष यहां नजरबंद हो गए। ये नजरबंद कब हुए? 40 में। लेकिन कहा जाता है कि जब ये नजरबंद कर दिए गए तो यहां पर सुभाष इस बात को महसूस कर चुके थे कि कांग्रेस इनको सपोर्ट करने वाली नहीं थी, ये आंदोलन चला नहीं सकते थे। इसके कारण इन्होंने क्या किया? भागने का निर्णय लिया। और जब इन्होंने भागने का निर्णय लिया तो कहा जाता है कि 16 जनवरी 1941 को, देखिए अब यहां इंपॉर्टेंट फैक्ट आप नोट करिए, 16 जनवरी 1941 को इन्होंने क्या किया? भेष बदला, अपना भेष बदला। और भेष इन्होंने बनाया किसका? पठान मोहम्मद जियाउद्दीन का। देखिए एक क्रम से समझिएगा, इन्होंने भेष बनाया किसका? पठान मोहम्मद जियाउद्दीन का। पठान मोहम्मद जियाउद्दीन का भेष बनाया और तांगे पर बैठाकर इन्हें इनके भतीजे शिशिर बोस ने, जो शरत चंद्र बोस का लड़का था, जो शरत चंद्र बोस का लड़का था जिसका नाम था शिशिर बोस, इनका भतीजा था ये इनको क्या करता है? पहुंचा देता है कहां पर? स्टेशन पर। स्टेशन का नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, गोदम करके स्टेशन का नाम था शायद। कहते हैं कि वहां पर ये पहुंचे और वहां यानी बंगाल में ही, और वहां से इन्होंने जो गाड़ी पकड़ी उसका नाम है फ्रंटियर मेल। कौन सा मेल? फ्रंटियर मेल। फ्रंटियर मेल ये पकड़कर कहां गए? पेशावर। कहां पहुंचे? पेशावर पहुंचे। अब देखो ये पेशावर पहुंच गए फ्रंटियर मेल पकड़कर बंगाल से। तो पेशावर जब ये पहुंचे तो कहा जाता है कि पेशावर में इनकी सहायता करता है कौन? भगत राम तलवार। देखिए पेशावर में इनकी मदद करेगा कौन? भगत राम तलवार। भगत राम तलवार इनकी मदद किए। कहा जाता है कि भगत राम तलवार ने भी अपना नाम बदला और नाम अपना रखा रहमत खान। इन्होंने क्या नाम रखा अपना? इन्होंने नाम रखा अपना रहमत खान। और कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस जो है भगत राम तलवार यानी रहमत खान के चाचा बने, जो अंधे और लंगड़े थे। कहा जाता है कि अंधे और लंगड़े का रूप धारण किया किसने? सुभाष चंद्र बोस ने, और इनके चाचा बने। और इन्होंने सुभाष चंद्र बोस को यहां से पेशावर से एक लंगड़े गूंगे के रूप में कहां पहुंचाया? काबुल। कहां पहुंचाया? काबुल पहुंचा दिया। यानी सुभाष चंद्र बोस इनके चाचा का रूप धारण किए, लंगड़े गूंगे का रूप धारण किए, और इन्होंने इनको पेशावर से कहां पहुंचाया? काबुल में। और कहा जाता है कि यहीं पर काबुल में इनकी मदद किया कौन? उत्तम चंद्र। काबुल में इनकी मदद किए थे उत्तम चंद्र। उत्तम चंद्र ने इनको सपोर्ट किया, समर्थन दिया कहां पर? काबुल में। उत्तम चंद्र ने क्या समर्थन दिया? किस तरह का सपोर्ट इनको किया? उत्तम चंद्र ने यहां पर इनको जर्मनी, जापान की जो क्या बोलते हैं एम्बेसी थी, उससे इनकी मुलाकात कराने की कोशिश किया। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस का जो विचार था वो ये था कि हम वैदेशिक माने मदद लेकर ब्रिटिशों पर दबाव बना सकते हैं। इनका ये मानना था कि हमें इटली का, जर्मनी का, यानी वो देश जो द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड के विरुद्ध हैं, उनका समर्थन मिल सकता है। ठीक, और इसी उद्देश्य से ये कहीं न कहीं जर्मनी, जापान और इंग्लैंड जाना चाहते थे। तो यहां पर इन्होंने विदेशी एम्बेसियों से क्या किया? संबंध बनाने का प्रयास किया, और इसमें उनकी मदद किया किसने? उत्तम चंद्र ने। लेकिन कहा जाता है इटली का एक नागरिक था जिसका नाम है, ये इटली का था जिसका नाम था जो है ऑरलैंडो मेजोटा। ऑरलैंडो मेजोटा। ऑरलैंडो मेजोटा। ऑरलैंडो मेजोटा, इसी की मदद से ये कहां गए? जर्मनी गए। और जर्मनी में इनकी मुलाकात होती है किससे? हिटलर से। हिटलर ने, कहा जाता है कि हिटलर हालांकि इनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं हुआ जब इन्होंने मदद मांगा, ठीक है, लेकिन
कहा जाता है कि हिटलर की विचारधारा को अगर आपको जानना हो तो मीन कैम्प उसकी एक किताब है, उसमें आप देखेंगे तो उसने भारत की बहुत आलोचना किया है। ठीक है, तो जो व्यक्ति इस तरह की विचारधारा रखता हो वो कभी आपका समर्थन कर भी नहीं सकता। तो यहां पर कहा जाता है कि इटली के इस नागरिक ने इनकी क्या किया, मदद किया, और इस तरह यहां से पहुंचे कहां, जर्मनी। जर्मनी से ये रूस गए, रूस से फिर कहां गए, सिंगापुर गए। और इसी समय आप देखेंगे कि वहां पर यानी जो आपके दक्षिण पूर्वी देश हैं जैसे जापान, जापान भी विरोध में था किसके, इंग्लैंड के। और जापान ने उत्तर पूर्व क्षेत्र में जो आपका इधर इंडोनेशिया, जमात्रा, मलेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड, ये वाला जो क्षेत्र है, मणिपुर, मेघालय, जिन वाले क्षेत्रों में जापान बुरी तरह इंग्लैंड को पराजित कर रहा था। इवन कहा जाता है कि जापान ने आपके सिंगापुर के क्षेत्र पर यहां पर क्या किया, कब्जा कर लिया। और बहुत सारे इंग्लैंड के वो सैनिक जो भारतीय थे, इंग्लैंड के वो सैनिक जो भारतीय थे, वो किसके अधीन आ गए, जापान के। लेकिन इन सैनिकों को सौंप दिया जापान ने किसको, मोहन सिंह को। और कहा जाता है कि मोहन सिंह ने अपने नेतृत्व में यहीं पर आजाद हिंद फौज का क्या किया, गठन किया। यानी आजाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया, मोहन सिंह के द्वारा किया गया। और बाद में 1943 में आगे चलकर इसका नेतृत्व सौंप दिया गया किसको, सुभाष चंद्र बोस को। बीच में रास बिहारी बोस भी इस माने आजाद हिंद फौज से क्या हुआ, जुड़े। और कहा जाता है कि सिंगापुर में इसका नेतृत्व सौंपा गया किसको, सुभाष चंद्र बोस को, क्योंकि इस बीच में माने मोहन सिंह और रास बिहारी बोस आजाद हिंद फौज को एक मजबूत नेतृत्व नहीं दे सके थे। और जो उद्देश्य आजाद हिंद फौज का था उसको लेकर कहीं न कहीं जापान और इन दोनों में क्लैश चल रहा था। ठीक है, लेकिन जब सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला तो उन्होंने इस सेना की मदद से हिंदुस्तान को विजयी बनाने का क्या किया, निर्णय लिया। और कहा जाता है लेकिन जापानियों ने यह उम्मीद नहीं किया था कि एक बहुत बड़ी सेना इसमें शामिल होगी। लेकिन उम्मीद के विरुद्ध जो है आजाद हिंद फौज में एक बड़ी सेना जब शामिल हुई तब जापानी जो है आजाद हिंद फौज के क्या बन गए, विरोधी बन गए। लेकिन जब तक ये समर्थक रहे, जापानी जब तक आजाद हिंद फौज के समर्थक रहे, तब तक वह इंग्लैंड के अधीन जीते गए क्षेत्रों को जीत कर किसको दे देते थे, आजाद हिंद फौज को दे देते थे। तो कहा जाता है कि यहीं पर सिंगापुर से ही आपके महान नेता यानी 1943 में सिंगापुर से ही जब सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाले तो यहीं पर इन्होंने अंतरिम सरकार का गठन किया। और यहीं पर इन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया। और संबोधित करते हुए उन्होंने अपने इस कार्य के लिए आशीर्वाद मांगा महात्मा गांधी से। और उन्होंने युद्ध की क्या किया, घोषणा किया। और यहीं पर उन्होंने जय हिंद का नारा दिया और सैनिकों को दिल्ली चलो का नारा भी दिया। और यहीं पर उन्होंने सैनिकों को संबोधित करते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण स्लोगन दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये ऐसी प्रतिभा, सुभाष भाषण देने की क्षमता जो सुभाष चंद्र बोस में थी, उसी ने कहीं न कहीं आजाद हिंद फौज को क्या किया, सफल बनाया। और कहा जाता है इस फौज में ऐसे भी बहुत सारे सैनिक शामिल थे जो बहुत दिनों से भूखे थे, लेकिन इन सैनिकों ने उस राष्ट्रवादी मानसिकता को दर्शाने की कोशिश किया। कहा जाता है कि भूखे होने के बावजूद भी ये सैनिक लड़ते रहे और आपके उत्तर पूर्व के मेघालय, नागालैंड जैसे क्षेत्रों पर इन्होंने क्या किया, अधिकार कर लिया। इवन ब्रिटिश जापान ने आपके अंडमान निकोबार को जीतकर सौंप दिया था, जिसको आप स्वराज द्वीप और शहीद द्वीप के नाम से जानते हैं। तो वो द्वीप भी कहीं न कहीं इसके अधीन आ गए। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ ऐसा परिवर्तन 1944 के दौर में हुआ जिसकी वजह से आज़ाद हिंद फौज कहीं न कहीं विफल हो गई। तो परिवर्तन क्या था, कहा जाता है 1941 में जापान जो है बिना अमेरिका को यह बताए अमेरिका के एक द्वीप पर्ल हार्बर पर बम गिरा दिया। और अमेरिका चूंकि विश्व युद्ध में शामिल हो गया उसके उपरांत, और अमेरिका जब विश्व युद्ध में शामिल हुआ तो अमेरिका ने 6 तारीख और 9 तारीख 6 और 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर एटॉमिक बम गिरा दिया। और इस एटॉमिक बम के गिराने के बाद जो जर्मनी, इटली और आपका जो जापान था, यह युद्ध में क्या होने लगे, पराजित होने लगे और लोग यहां से भागना शुरू किए। तो कहा जाता है ऐसी कंडीशन में जब
जापान जर्मनी जैसे देश हारना शुरू हुए तो ऐसी कंडीशन में आज़ाद हिंद फौज को भी क्या हुआ, पीछे हटना पड़ा और आज़ाद हिंद फौज के लोग भी पीछे हटना शुरू किए। लेकिन कहा जाता है कि इसी समय आपके 3 ऐसे सैनिक जो आज़ाद हिंद फौज से जुड़े हुए थे जिनका महान योगदान माना जाता है, और वो सैनिक हैं कर्नल सहगल, शाहनवाज और गुरुबख्श सिंह। देखिए कहा जाता है कि कर्नल सहगल, गुरुबख्श सिंह और ढिल्लो, ये 3 ऐसे सेना नायक थे जो आजाद हिंद फौज से जुड़े हुए थे। कहा जाता है मित्रों ये तीनों क्या हो गए, गिरफ्तार हो गए। ठीक है, तो कर्नल सहगल, गुरबख्श सिंह, शाहनवाज, इसको पूरा नाम शाहनवाज ढिल्लो है, ये तीनों जब गिरफ्तार हो गए तो इन तीनों के विरुद्ध जो है लाल किले में क्या चलाया गया, मुकदमा। ब्रिटिश सरकार इनके खिलाफ जो है लाल किले में क्या करती है, मुकदमा चलाती है। क्यों? क्योंकि ये किसके विरुद्ध है, ये ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध लड़े थे, भाई आजाद हिंद फौज के सैनिक थे। तो यहां पर जब लाल किले में इनके विरुद्ध आंदोलन चलाया गया तो कहा जाता है कि राष्ट्रवादी मानसिकता इतना मजबूत हो चुकी थी कि अब भारत का जो प्रशासन था, भारत का जो सैनिक वर्ग था, उसमें भी राष्ट्रवादी मानसिकता पूरी तरह से घुस चुकी थी। और कहा जाता है कि इन सैनिकों को सलूट किया ब्रिटिश सरकार के अधीन जो भारतीय सैनिक थे उन लोगों ने। कहा जाता है ब्रिटिश सरकार इस बात से पूरी तरह महसूस कर चुकी थी कि अब वो पल आ गया है कि हमें हिंदुस्तान छोड़कर जाना चाहिए, और इसीलिए कहा जाता है ब्रिटिश सरकार ने इनके विरुद्ध मुकदमा तो चलाया, जिसकी पैरवी लाल किले के अंदर इसकी पैरवी भूला भाई देसाई कर रहे थे। इन मुकदमों की पैरवी कौन किया था, भूला भाई देसाई। भूला भाई देसाई के साथ साथ आपके टीबी सप्रू भी थे, तेज बहादुर सप्रू, इन्होंने भी भाग लिया था। अरुणा आसफ अली और पंडित नेहरू, ये भी वकील के रूप में उपस्थित थे। लेकिन मूल नेतृत्व कौन किया, भूला भाई देसाई। कहा जाता है कि इस समय बेविल गवर्नर जनरल हुआ करते थे, और बेविल जो है भारतीय सैनिकों और प्रशासन में राष्ट्रवादी मानसिकता की मजबूती को देखते हुए अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करके, वीटो का प्रयोग करके इनकी सजा को क्या करते हैं, माफ कर देते हैं। और इस बात से ये अंदाजा लग चुका था कि सुभाष चंद्र बोस जो करना चाहते थे उसमें वो सफल हो चुके हैं। भले ही दुर्भाग्य से इस योग्य नेता का 18 अगस्त 1945 में मौत हो चुकी थी। कहा जाता है कि 18 अगस्त 1945 को आपका फार्मोसा द्वीप है जो ताइपेई में पड़ता है, ताइपेई में एक फार्मोसा द्वीप है, ताइपेई में फार्मोसा द्वीप में 18 अगस्त को, जिसे आप शहीद दिवस के रूप में मनाते हो, 18 अगस्त 1945 को इनकी क्या हुई, मृत्यु हो गई। लेकिन इनकी मृत्यु जो है कहीं न कहीं एक विवाद का विषय बनी रही। और आप जानते हैं कि आज भी 2017 में जाकर आपकी मोदी सरकार ने इसका स्पष्टीकरण दिया सुभाष चंद्र बोस को लेकर। कहा जाता है कि यहाँ पर इस नेता का, इस माने सुभाष चंद्र बोस की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। लेकिन सुभाष चंद्र बोस कहीं न कहीं अपना एक अमूल्य योगदान भारत की आज़ादी में दिए, और इन तीनों सेना नायकों को जो आज़ाद हिंद फौज से जुड़े हुए थे, इनको गवर्नर जनरल के द्वारा मुक्त किया जाना ही सुभाष चंद्र बोस की सफलता को दर्शाता है। तो जिस तरह आप कांग्रेस के योगदान को राष्ट्रीय आंदोलन में देखते हैं भारत की आज़ादी को लेकर, उसी तरह सुभाष चंद्र बोस के योगदान को भी देखा जाना चाहिए। तो मित्रों आज 2 पर्सनालिटी करना था लेकिन नहीं हो पाया। इवन सुभाष चंद्र बोस को भी बहुत अच्छे से नहीं कर पाए चूँकि टाइम ओवर हो चुका है। ठीक है, तो चलिए चूँकि प्री की क्लास है, फिर कभी बहुत अच्छे से चर्चा होगी। तो फिर शाम को मिलते हैं 8 बजे। जय हिंद, जय भारत।